Hello everyone, my name is Naren सिरस्वा and welcome to उड़ान। आज हम कुछ क्विज़ करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेली क्विज़ ऑफ 23 अप्रैल 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ बफर स्टॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए मुख्य एजेंसी है। स्टेटमेंट सेकेंड इज़ बफर स्टॉक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को खिलाने के लिए आवश्यक है। कृषि में उत्पादन कम होने पर अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए मुख्य एजेंसी है। एफसीआई लक्षित पीडीएस के तहत गेहूं और चावल की आवश्यकताओं के अलावा किसी भी आपात स्थिति जैसे फसल की असफलता को पूर्ण करने के लिए, साथ ही कीमत के मामले में खुले बाजार के हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए सेंट्रल पूल के पास पर्याप्त स्टॉक में वृद्धि होना आवश्यक है। बफर मानदंड न्यूनतम खाद्यान्न है जिन्हें केंद्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी उपायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में केंद्रीय पूल में होना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए। बफर स्टॉक टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को खिलाने के लिए बफर स्टॉक की आवश्यकता होती है। खराब कृषि वर्षों के दौरान उत्पादन की सामान्य अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से उत्पादन की कमी की अवधि के दौरान कीमतों को स्थिर करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ता स्तर पर मूल्य स्तर में परिवर्तन है। स्टेटमेंट सेकेंड इज बेस इफेक्ट एक मासिक मुद्रास्फीति के आंकड़े में विकृति है जो वर्ष महीने पहले असामान्य रूप से उच्च या निम्न मुद्रास्फीति की दर के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ता स्तर पर मूल्य स्तर में परिवर्तन। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया जाता है। शीर्षक मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का माप है जिसमें खाद्य, ईंधन और अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य वृद्धि शामिल है। कोर मुद्रास्फीति, जिसे अंतर्निहित मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, मुद्रास्फीति का एक उपाय है जो अन्य वस्तुओं को शामिल करती है जो अस्थिर मूल्य आंदोलन, विशेष रूप से भोजन और ऊर्जा का सामना करती है। दूसरे शब्दों में कोर इन्फ्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोर इन्फ्लेशन? ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं बल्कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से शेष इन्फ्लेशन है जो खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं द्वारा योगदान दिया जाता है। आधार प्रभाव का तात्पर्य पिछले वर्ष में मासिक मुद्रास्फीति के आंकड़े के असामान्य रूप से उच्च या निम्न दर से उत्पन्न चालू वर्ष के मासिक मुद्रास्फीति के आंकड़े में विकृति से है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के स्पष्ट प्रावधान है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 4वीं अनुसूची। एंड राइट आंसर इज 10वीं अनुसूची। आजकल दल बदल होता ही रहता है, आप देख सकते हैं रिसेंटली एमपी में हुआ है।
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट घोड़े के व्यापार और पार्टी को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के रूप में प्रश्न पर निर्णय ऐसे सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, जो कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। ग्राउंड्स देख लेते हैं दल बदल के। यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत वोट नहीं करता है या विधायिका में मतदान नहीं करता है। हालांकि यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ले ली है या इस तरह के मतदान या परहेज से 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा निंदा की जाती है तो सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, यदि विधायक का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद कोई नामित सदस्य किसी पार्टी में शामिल होता है। नेक्स्ट इज कानून के तहत अपवाद क्या क्या है। कानून एक पार्टी के साथ किसी अन्य पार्टी में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। ऐसे परिदृश्य में न तो सदस्य जो विलय का निर्णय लेते हैं और न ही मूल पार्टी के साथ रहने वालों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली नहीं है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ILP प्रणाली की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से की जनजातियों की सुरक्षा के लिए की थी। इसे ब्रिटिश विसियों भारतीयों को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोककर क्राउन के अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए पेश किया गया था। 1950 में भारत सरकार ने ब्रिटिश विसियों को भारत के नागरिक से बदल दिया। यह अन्य भारतीय राज्यों से संबंधित बाहरी लोगों से स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को संबोधित करना था। ILP एक दस्तावेज या अनुमति है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। परमिट संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में मणिपुर में ILP शासन को बढ़ाया गया था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां ILP शासन लागू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज मेरठ षड्यंत्र केस, सेकेंड इज मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, थर्ड इज काकोरी षड्यंत्र केस, फोर्थ इज कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम क्या है? A1234, B2431, C4312, D1423 एंड राइट आंसर इज B 2431। एक्सप्लेन देख लीजिए इसका। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1902। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट DH किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा ये एक क्रांतिकारी साजिश थी। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। भारत के नव उभरे कम्युनिस्टों का ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया गया था। MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, SA टांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता और सिंगारवेलु चेट्टियार को सरकार द्वारा पकड़ा गया और सरकार के विरुद्ध साजिश रचने के लिए फंसाया गया। नेक्स्ट इज काकोरी षड्यंत्र केस 1925। काकोरी केस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक ट्रेंड। इसका आयोजन क्रांतिकारी संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद आदि के नेतृत्व में किया था। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। मेरठ एकजुटता आंदोलन ने मजदूर वर्ग की क्षमता को दर्शाया। नेताओं और श्रमिक वर्ग के एक समूह ने
भारत में साम्यवाद की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन की योजना बनाई। इस मामले में 31 श्रमिक नेता शामिल थे, जिनमें 3 अंग्रेज़ों को साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, S.V. घाटे, डॉक्टर जी अधिकारी, P.C. जोशी, S.S. मिर्जकर, शौकत उस्मानी, फिलिप स्ट्रेट आदि को ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने आयोग की नियुक्ति के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन बी, सभी दलों ने आयोग का बहिष्कार किया। ऑप्शन सी इज, इसने वर्ण व्यवस्था के विस्तार का समर्थन किया जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी, आयोग ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के 3 गोलमेज सम्मेलनों का अग्रदूत था। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के इस 10 वर्ष बाद इसके कार्य करने के बारे में पूछताछ करने और रिपोर्ट करने के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नवंबर 27 में ही अर्थात अनुसूची के 2 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें भारत के नवीन संविधान के तहत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट दी गई थी। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसलिए सभी दलों के आयोग का बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रांतों में ब्रिटिश सरकार और रियासतों के एक महासंघ की स्थापना, सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता और इसी तरह राजशाही के उन्मूलन, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के विस्तार की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। इन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचार के लिए तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मांडू में जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए, होसांग शाह, ऑप्शन बी, सुल्तान बाज बहादुर, ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी, गयासुद्दीन खिलजी। एंड राइट आंसर इज गयासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इज, जहाज महल 2 जलाशयों के बीच एक 2 मंजिला महल है जिसमें खुले मंडप, बालकनियाँ, पानी और छत के ऊपर है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित यह परम आनंद और मनोरंजक आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल हिम तेंदुए और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम GSLEP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज, यह सभी 12 हिम तेंदुए श्रेणी के देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, गठबंधन है। सेकेंड इज, GSLEP एक व्यापक स्तर का प्रयास है जिसमें केवल देश की सरकारें और अंतर सरकारी संगठन शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। एंड राइट आंसर इज केवल 1। आइए बात करते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम GSLEP। यह सभी 12 हिम तेंदुए श्रेणी के देशों का एक अंतर सरकारी गठबंधन है। GSLEP एक व्यापक श्रेणी का प्रयास है जो देश की सरकारों, गैर सरकारी, अंतर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र के आसपास साझा करता है, जो हिम तेंदुओं और उनके मूल्यांकन, उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण से संबंधित है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि हिम तेंदुए के देश हैं।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ओलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में है। सेकेंड इज IUCN लाल सूची में जैतून के कछुओं की स्थिति कमज़ोर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2 एंड राइट आंसर इज सी 1 और 2 दोनों। बात करते हैं ओलिव रिडले कछुए की। तो ओलिव रिडले कछुए दुनिया के सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं में से एक है, जो प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म पानी में रहते हैं। ये कछुए अपनी अन्य समकक्ष प्रजाति कैंपस रिडले कछुए के साथ अरबीदा नामक स्थान पर अधिक मात्रा में अपने अनूठे घोंसले के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जहां हजारों मादाएं एक साथ समुद्र तट पर अंडे देने के लिए आती है। IUCN लाल सूची भेद सूची में वे मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से जेलीफिश, झींगा, घोंगे, केकड़े, मोलस्क और कई प्रकार की मछलियां और उनके अंडे खाते हैं। ये कछुए अपना पूरा जीवन समुद्र में बिताते हैं और एक वर्ष के दौरान भरण पोषण और समागम के लिए मैदान के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ जल सुरक्षा प्रदान करना है। सेकेंड कथन इज, यह किसानों को अपने खेतों में केवल सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि वे अपने डीजल पानी पंपों को बदल सकें। नीचे दिए गए कोड में से सही कथन को चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल